दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले कहानी सुनिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। आज की कहानी है जैसे को तैसा। सुमन भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से भारती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सुमन दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर भारती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सुमन भारती के पास गई और बोली, बहू, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है बेटा, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सुमन का कहना सुनकर भारती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ काम है नहीं आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ, और कुछ नहीं बनाने वाली मैं। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी आकर। यह सुन के सुमन का मन उदास हो गया। उसे काफ़ी भूख लग रही थी। फिर सुमन धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ किचन में जाकर बना लूँ। भारती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ भी खाकर टाइम पास नहीं कर सकते? सोचकर भारती किचन में आ गई और उसने फ्रिज में रखे हुए 2 दिन पुराने बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सुमन के आगे जोर से थाली पटक दी और बोली, ये खा लो चुपचाप। ऐसा कहकर पर्स लेकर भारती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह पूरी तरह से खराब हो गए थे। उनमें से गंदी बदबू आ रही थी। सुमन ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल लिए, अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना ली और पुदीने की चटनी के साथ उनके साथ खा ली, और सब बर्तन घिस कर साफ सुथरा करके किचन पूरी तरह से साफ कर दिया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। भारती ने भले ही खाना बनाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी तो था और वह खुद का खाना बनाकर खुद तो खा ही सकती थी। आखिर उसके बेटे का घर था ये। दूसरे दिन सुबह सुमन अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा उमेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। सुमन बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद उमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे से रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। तुम समझ रही हो ना? सुमन जैसे चौंक गई और बोली, पर वह रूम तो बहुत छोटा है बेटा, और वो तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी भला? पूरे दिन परेशानी होगी। उमेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाकर आ जा, तू तो घर में ही रहती है ना, तुझे कौन सी तकलीफ? और वैसे भी जिस किसी को हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ही ना। वैसे भी यह रूम तो बहुत बड़ा है माँ, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की भला क्या ज़रूरत है? सुमन कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी तो हम किराए पर दे सकते हैं ना, उस रूम में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। उस पर उमेश अचानक से बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते हैं, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि भारती के मायके वालों का आना जाना लगातार चालू ही रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम तो मेहमानों के लिए रखना ही पड़ेगा ना। सुमन सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर पूरी तरह से आश्रित थी। इसलिए उमेश ने जो कुछ कहा उस पर सुमन ने ज़्यादा विरोध नहीं किया और उसकी चलती भी क्या। उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और छोटे रूम में नीचे शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन रात काट रही थी। नया किराएदार आया और सब कुछ पहले के जैसा सामान्य रूप से चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम आलोक था। एक एनजीओ में वह काम करता था। वह हर रोज़ मालती और उमेश को सुमन के साथ
कैसा सलूक करते थे ये लगातार देख रहा था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह एक अजनबी था, बीच में भला कैसे बोलता। धीरे धीरे सुमन आलोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। आलोक भी आते जाते सुमन का हाल चाल पूछा करता था और उसका थोड़ा बहुत ख्याल भी रखता था। उमेश और भारती को सुमन से कुछ लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, ना ही उससे कोई बातचीत होती थी। सुमन तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु के जैसे उस घर में चुपचाप रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सुमन को बहुत ज़्यादा रोना आता था यह सब सोचकर। सुमन आलोक को अपने मन की बातें अब धीरे धीरे बताने लगी। उनके पति की मौत उनकी बेटे की लापरवाही से ही हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब उमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद कर दे, ऐसा सिर्फ कहा था। ये बातें उमेश के मन को बहुत बुरी लगी थी। जब तक पति घर चला रहे थे उमेश उनके सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको अब बोझ लगने लगा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था, इसीलिए अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और वह उसमें चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो उमेश पैसे बचते रहने चाहिए, इसलिए उमेश आधी दवाई लेकर ही आता था। शुरू शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब उमेश ने उनकी गोलियां और औषधियां अचानक से बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। सुमन बहुत ज़्यादा घबरा गई और वह भाग भाग कर अपने बेटे की तरफ गई। उमेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है बेटा, जल्दी से नीचे आ जाओ, चलो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुमन रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाफ दे रही थी, पर होना क्या था, भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरे घर में कब्रिस्तान जैसी शांति छाई हुई थी। उमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। सबसे ज़्यादा धक्का लगा था तो केवल सुमन को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुमन के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसकी ओंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम दोनों। मेरे पति की मौत के बाद आप दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार हो, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। सुमन के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी, उमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और उमेश का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल गया था। सुमन को भी उनके व्यवहार की अब आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी लालची और मतलबी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है, और ऐसी औलाद को तो सबक सिखाना ही चाहिए। एक दिन उनका किराएदार आलोक उसके पास आया और सुमन को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सुमन के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सुमन मालती और उमेश के पास आई और उनसे बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में शायद प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सुमन का इतना कहना भर था
कि ये सुनकर भारती बहुत खुश हो गई। उमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक तो किया, फिर थोड़ी देर में सुमन ने उन दोनों के हाव भाव देखे और उनसे बोली, उमेश, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, और मालती, तुझे भी इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें ध्यान से सुन लो। और सुमन हंसकर उनसे बोली, ये बात सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर दोनों हैरान हो गए। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रह सकते। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर उमेश और भारती दोनों ही चौंक गए। उमेश और भारती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सुमन घर छोड़कर चली जाएगी तो वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सुमन की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सुमन का कहना सुनकर उमेश गुस्से में आ गया और बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सुमन गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। उमेश अब घुटनों पर आकर गिर गया और बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे और कभी भी भूल कर भी तेरा अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? हम कहाँ से घर अरेंज करेंगे? सुमन ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे बेटा, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा भला कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच। मेरी चिंता मत कर और जल्दी से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सुमन वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उमेश और भारती शांत सुमन को जाते हुए देखते रह गए। सुमन ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उस घर में आश्रय दिया। आलोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। ये उन्हें भी सोचना चाहिए और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, तभी उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा। तो दोस्तों, अब बताइए कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, वायदे के मुताबिक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कैसी कहानी सुनना चाहेंगे। अब रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।